नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा मैं लाती हूँ आपके लिए नाना प्रकार की कहानियाँ और उपन्यास। आप इन कहानियों को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स तक लाने में मदद करें। आइए आज सुनते हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्य बारात की वापसी। बारात में जाना कई कारण से टालता हूँ। मंगल कार्यों में हम जैसी चढ़ी उम्र के कुंवारों का जाना अपशकुन है। महेश बाबू का कहना है, हमें मंगल कार्यों से विधवाओं की तरह ही दूर रहना चाहिए। किसी का अमंगल अपने कारण क्यों हो। उन्हें पछतावा है कि 3 साल पहले जिनकी शादी में वह गए थे उनकी तलाक की स्थिति पैदा हो गई है। उनका ये शोध है कि महाभारत का युद्ध न होता अगर भीष्म की शादी हो गई होती, और अगर कृष्ण मेनन की शादी हो गई होती तो चीन हमला न करता। सारे युद्ध प्रौढ़ कुंवारों के अहम की तुष्टि के लिए होते हैं। 1948 में तेलंगाना में किसानों का सशस्त्र विद्रोह देश के वरिष्ठ कुंवारे विनोबा भावे के अहम की तुष्टि के लिए हुआ था। उनका अहम भूदान के रूप में तुष्ट हुआ। अपने पुत्र की सफल बारात से प्रसन्न मायाराम के मन में उस दिन नागपुर में बड़ा मौलिक विचार जागा था। कहने लगे, बस अब तुम लोगों की बारात में जाने की इच्छा है। हम लोगों ने कहा, अब किशोरों जैसी बारात तो होगी नहीं। अब तो ऐसी बारात ऐसी होगी, किसी को भगाकर लाने के कारण हथकड़ी पहने हम होंगे और पीछे चलोगे तुम जमानत देने वाले। ऐसी बारात होगी, चाहो तो बैंड भी बजवा सकते हो। विवाह का दृश्य बड़ा दारुण होता है। विदा के वक्त औरतों के साथ मिलकर रोने को जी करता है। लड़की के बिछुड़ने के कारण नहीं, उसके बाप की हालत देखकर लगता है इस देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। पाव ताकत छिपाने में जा रही है। शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है। आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा। ये बात मैंने उस दिन एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वार्षिकोत्सव में कही थी। कहा था, तुम लोग क्रांतिकारी तरुण तरुणियां बनते हो। तुम इस देश की आधी ताकत को बचा सकते हो। ऐसा करो, जितनी लड़कियां विश्वविद्यालय में हैं उनसे विवाह कर डालो। अपने बाप को मत बताना, वो दहेज मांगने लगेगा। इसके बाद जितने लड़के बचे वे एक दूसरे की बहन से शादी कर लें। ऐसा बुनियादी क्रांतिकारी काम कर डालो और फिर जिस सिगड़ी को जमीन पर रखकर तुम्हारी माँ रोटी बनाती है उसे टेबल पर रख दो, जिससे तुम्हारी पत्नी सीधी खड़ी होकर रोटी बना सके। 20-22 सालों में सिगड़ी ऊपर नहीं रखी जा सकी और न झाड़ू में 4 फुट का डंडा बांधा जा सका। अब तक तुम लोगों ने क्या खाक क्रांति की है। छात्र थोड़े चौंके, कुछ ही करते भी पाए गए, मगर कुछ नहीं। एक तरुण के साथ सालों मेहनत करके मैंने उसके ख्यालात संवारे थे। वह शादी के मंडप में बैठा तो ससुर से बच्चे की तरह मचलकर बोला, बाबूजी हम तो वेस्पा लेंगे, वेस्पा के बिना कौड़ नहीं उठाएंगे। लड़की के बाप का चेहरा फक। जी हुआ जूता उतारकर 5 इस लड़के को मारूं और 25 खुद अपने को। समस्या यूं सुलझी कि लड़की के बाप ने साल भर में वेस्पा देने का वादा किया। नेक के लिए बाजार से वेस्पा का खिलौना मंगाकर थाली में रखा, फिर 1.25 रुपया रखा और दामाद को भेंट किया। 1.25 रुपया तो मरते वक्त गोदान के निमित्त दिया जाता है ना। हाँ, मेरे उस तरुण दोस्त की प्रगतिशीलता का गोदान हो रहा था। बारात यात्रा से मैं बहुत घबराता हूँ, खासकर लौटते वक्त जब बाराती बेकार बोझ हो जाता है। अगर जी भर दहेज न मिले तो वर का बाप बारातियों को दुश्मन समझता है। मैं सावधानी बरतता हूँ कि बारात के विदा के पहले ही कुछ बहाना करके किराया लेकर लौट पड़ता हूँ। एक बारात की वापसी मुझे याद है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वापस चलें। पन्ना से
इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उभर पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? उन्होंने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, पर डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से
कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बस बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों के हाल जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक की ओर प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। ठंड बढ़ रही थी। खिड़कियां खुली ही थीं। डॉक्टर ने कहा, गलती हो गई, कुछ पीने को ले आता तो ठीक रहता। एक गांव पर बस रुकी तो डॉक्टर फौरन उतरा। ड्राइवर से बोला, जरा रोकना, नारियल ले आऊं, आगे मढ़िया पर फोड़ना है। डॉक्टर झोंपड़ियों के पीछे गया और देसी शराब की बोतल ले आया। छागलों में भरकर हम लोगों ने पीना शुरू किया। इसके बाद किसी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। पन्ना से पहले ही सारे मुसाफिर उतर चुके थे। बस कंपनी के हिस्सेदार शहर के बाहर ही अपने घर पर उतर गए। बस शहर में अपने ठिकाने पर रुकी। कंपनी के 2 मालिक रजाइयों में दुबके बैठे थे। रात का 1 बजा था। हम 5 उतरे। मैं सड़क के किनारे खड़ा रहा। डॉक्टर भी मेरे पास खड़ा होकर बोतल से अंतिम घूंट लेने लगा। बाकी 3 मित्र बस मालिकों पर झपटे। उनकी गर्म डांट हम सुन रहे थे, पर वे निराश लौटे। बस मालिकों ने कह दिया था, सतना की बस तो 4-5 घंटे पहले जा चुकी थी, अब लौटती होगी, अब तो बस सवेरे ही मिलेगी। आसपास देखा, सारी दुकानें बंद, होटल बंद, ठंड कड़ाके की, भूख भी खूब लग रही थी। तभी डॉक्टर बस मालिकों के पास गया। 5-1 मिनट में उनके साथ लौटा तो बदला हुआ था। बड़े अदब से मुझसे कहने लगा, सर नाराज मत होइए, सरदार जी कुछ इंतज़ाम करेंगे। सर उन्हें अफसोस है कि आपको तकलीफ हुई। अभी डॉक्टर बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था और अब मुझे सर कह रहा है। बात क्या है? कहीं ठर्रा ज़्यादा असर तो नहीं कर गया? मैंने कहा, ये तुमने क्या सरसर लगा रखी है? उसने वैसे ही झुककर कहा, सर नाराज मत होइए, सर कुछ इंतज़ाम हुआ जाता है। मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर भी परेशान था कि मैं कुछ समझ क्यों नहीं रहा हूँ। वह मुझे अलग ले गया और समझाया, मैंने इन लोगों से कहा है कि तुम संसद सदस्य हो, इधर जांच करने आए हो। मैं एक क्लर्क हूँ जिसे साहब ने एमपी को सतना पहुँचाने के लिए भेजा है। मैंने इनसे कहा कि सरदार जी, मुझ गरीब की तो गर्दन कटेगी ही, आपकी भी लेवादेही हो जाएगी। वह स्पेशल बस से सतना भेजने का इंतज़ाम कर देगा। ज़रा थोड़ा एमपी पन तो दिखाओ, उल्लू की तरह क्यों पेश आ रहे हो? मैं समझ गया कि मेरी काली शेरवानी काम आ गई है। ये काली शेरवानी और ये बड़े बाल मुझे कोई रूप दे देते हैं। नेता भी दिखता हूँ, शायर भी, और अगर बाल सूखे बिखरे हों तो जुम्मन शहनाई वाले का भी धोखा हो जाता है। मैंने मिथ्याचार का आत्मबल बटोरा और लौटा तो ठीक संसद सदस्य की तरह। आते ही सरदार जी से रौब से पूछा, सरदार जी, आरटीओ से कब तक इस बस को चलाने का सौदा हो गया है?
सरदार जी घबरा उठे। डॉक्टर खुश कि मैंने फर्स्ट क्लास रोल किया है। रोबदार संसद सदस्य का एक वाक्य काफी है, यह सोचकर मैं दूर खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। सरदार जी ने वहीं मेरे लिए कुर्सी डलवा दी। वह डरे हुए थे और डरा हुआ मैं भी था। मेरा डर ये था कि कहीं पूछताछ होने लगी कि मैं कौन संसद सदस्य हूं तो क्या कहूंगा। याद आया कि अपने मित्र महेश दत्त मिश्र का नाम धारण कर लूंगा। गांधीवादी होने के नाते वह थोड़ा झूठ बोलकर मुझे बचा ही लेंगे। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। झूठ यदि जम जाए तो सत्य से ज्यादा अभय देता है। मैं वहीं बैठे बैठे डॉक्टर से चीख कर बोला, बाबू, यहाँ क्या कयामत तक बैठे रहना पड़ेगा? इधर कहीं फोन हो तो जरा कलेक्टर को इत्तला कर दो, वह गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। डॉक्टर वहीं से बोला, सर बस 1 मिनट, जस्ट अ मिनट सर। थोड़ी देर बाद सरदार जी ने एक नई बस निकलवाई। मुझे सादर बैठाया गया, साथियों को बैठाया, बस चल पड़ी। मुझे एमपी पन काफी भारी पड़ रहा था। मैं दोस्तों के बीच अजनबी की तरह अकड़ा बैठा था। डॉक्टर बार बार सर कहता था और बस का मालिक हुजूर। सतना में जब रेलवे के मुसाफिर खाने में पहुंचे तब डॉक्टर ने कहा, अब 3 घंटे लगातार तुम मुझे सर कहो, मेरी बहुत तौहीन हो चुकी है। प्रेम की बिरादरी। उनका सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजाकर शादी हुई थी। पत्नी ने 7 जन्मों में किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। उन्होंने अपने लड़के लड़की की शादी सदा मंडप में की। लड़की के लिए दहेज दिया और लड़के के लिए लिया। एक लड़की खुद पसंद की और लड़के की पत्नी बना दिया। सब कुछ उनका पवित्र है। प्रॉपर्टी है। फुर्सत में रहते हैं। दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं। जो समय फिर भी बच जाता है उसमें मूंछ के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह देखते हैं। पवित्रता का मुंह दूसरों की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलने पर ही उजला होता है। वे हमेशा दूसरों की अपवित्रता का पानी लोटे में ही लिए रहते हैं। मिलते ही पवित्रता का मुंह धोकर उसे उजला कर लेते हैं। वे पिछले दिनों 2 लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात, 4 की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग बता चुके हैं। अभी उस दिन दांत खोदते आए। भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फांकना जरूरी होता है। हाजमा अच्छा होता है। उन्होंने चूर्ण फांकना शुरू कर दिया। आपने सुना, अमुक साहब की लड़की अमुक लड़के के साथ भाग गई और दोनों ने इलाहाबाद में शादी कर ली। कैसा बुरा जमाना आ गया। मैं जानता हूं कि वे बुरा जमाना आने से दुखी नहीं, सुखी हैं। जितना बुरा जमाना आएगा वे उतने ही सुखी होंगे। तब वे ये महसूस करके और कहकर गर्व अनुभव करेंगे कि इतने बुरे जमाने में भी हम अच्छे के अच्छे हैं। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं। वे सामूहिक पतन में से निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समूह का पतन कहकर बरी हो जाते हैं। मैंने अपनी दुष्ट आदत के मुताबिक कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। देश में अच्छी शादियां लड़की भगाकर ही हुई हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का। इसमें कृष्ण की रजामंदी थी। भाई अगर कोऑपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है। वे नहीं जानते थे कि मैं पुराण उनके मुंह पर मारूंगा। संभल कर बोले, भगवान कृष्ण की बात अलग है। मैंने कहा, हाँ अलग तो है। भगवान अगर औरत भगाए तो वह बात भजन में आ जाती है। एक साधारण आदमी ऐसा करे तो यह काम अनैतिक हो जाता है। जिस लड़की की आप चर्चा कर रहे हैं वह अपनी मर्जी से घर से निकल गई और मर्जी से शादी कर ली। इसमें क्या हो गया? वे कहने लगे, आप हमेशा उल्टी बातें करते हैं। रीति नीति परंपरा विश्वास क्या कुछ नहीं है। आप जानते हैं लड़का लड़की अलग जाति के हैं। मैंने पूछा, मनुष्य जाति के तो हैं ना, हैं? वे बोले, हाँ मनुष्य होने में क्या शक है। मैंने कहा,
तो कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई। अपने यहाँ तो जाति के बाहर भी महान पुरुषों ने शादी की है, जैसे भीम ने हिडिंबा से। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है कि लड़के लड़की को घर से भागकर शादी करनी पड़ती है? 24-25 साल के लड़के लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है, पर अपने जीवन साथी बनाने का अधिकार नहीं मिला। घटनाएं मैं रोज सुनता हूँ। 2 तरह की चिट्ठियां पेटेंट हो गई हैं। उनके मजमून ये हैं, जिन्हें भागकर शादी करना है वे, और जिन्हें नहीं करना वे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। चिट्ठी नंबर 1। पूज्य पिताजी, मैंने यहाँ रमेश से वैदिक रीति के अनुसार शादी कर ली है। हम अच्छे हैं, आप चिंता मत करिए। आशा है आप और अम्मा मुझे माफ कर देंगे। आपकी बेटी सुनीता। चिट्ठी नंबर 2। प्रिय रमेश, मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। तुम मुझे माफ कर जरूर शादी कर लेना और सुखी रहना। तुम दुखी रहोगे तो मुझे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। एक हृदय से तो मैं तुम्हारी हूँ। 4-5 साल में कहूँगी, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। तुम्हारी विनीता। इसके बाद एक मज़ेदार क्रम चालू होता है। माँ बाप कहते हैं, वह हमारे लिए मर चुकी है, अब हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। फिर कुछ महीने उनके यहाँ जाता हूँ तो वही लड़की चाय लेकर आती है। मैं उनसे पूछता हूँ, ये तो आपके लिए मर चुकी थी। वे जवाब देते हैं, आखिर लड़की ही है। और मैं सोचता रह जाता हूँ कि जो आखिर में लड़की है वह शुरू में लड़की क्यों नहीं थी। माता पिता की भावनाओं को मैं जानता हूँ। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है। जब शेरपा तेनसिंह गौरी शंकर की चोटी पर होकर आया था, तब उससे किसी ने पूछा कि क्या वहाँ शंकर भगवान हैं? तो उसने कहा था कि नहीं हैं। एक सज्जन बड़े दर्द से मुझसे बोले, देव सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, वहाँ शंकर भगवान उसे नहीं दिखे तो उसने कह दिया कि नहीं है। वे बोले, फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, जब हैं ही नहीं तो? वे बोले, फिर भी उसे नहीं कहना था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मानते हैं कि वहाँ शंकर जी हैं? उन्होंने कहा, ये हम भी जानते हैं कि वहाँ शंकर जी नहीं हैं, पर एक विश्वास हृदय में लिए हैं कि शंकर जी हैं। वे औढ़रदानी हैं। कभी कोई संकट हम पर आएगा तो वे आकर हमें उबार लेंगे। झूठे विश्वास का भी बड़ा बल होता है। उसके टूटने का भी सुख नहीं, दुख होता है। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। माँ बाप का जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ गया। लड़का ऊंची अच्छी नौकरी पर था, परंतु लड़की के माता पिता ने उसकी शादी अपनी ही जाति के एक लड़के से कर दी, जो कम तो कमाता ही था, अपनी पत्नी को पीटता भी था। एक दिन मैंने उन सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वो उसे पीटता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देते भी तो क्या देते, सिवा इसके कि इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पिट रही है। आखिर ये हमारे लोग किस परंपरा को, किस आदर्श को मान रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है। इनसे श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की कल्पना और ऐसे अच्छे विवाह की कल्पना इस समाज में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास कहते हैं कि पुष्प वाटिका में क्वाण किंकिणी नुपुर की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के सामने राम कन्फेस करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मदन ने दुंदुभी दे दी है, यानी राम के मन का धनुष वहीं टूट गया। विवाह पूर्व प्रेम हो गया, फिर विवाह भी हो गया। आज जिन मूल्यों को इस मामले में माना जा रहा है, उनको देखकर मुझे लगता है कि तुलसीदास ने जो लिखा है वैसा न हुआ होगा, हुआ ऐसा होगा। राम ने लक्ष्मण से पूछा होगा कि यह कंकण किंकिणी और नुपुर की ध्वनि किसकी है। लक्ष्मण ने कहा होगा यह जनक की लड़की सीता की है। तब राम ने पूछा होगा कि क्या जनक अपनी ही बिरादरी के हैं।
लक्ष्मण ने कहा होगा, हाँ, राजा जनक सिंह अपनी ही बिरादरी के हैं। राम ने कहा होगा, तभी तो मेरा मन डोल उठा, दूसरी बिरादरी के होते तो मेरे मन पर कोई असर नहीं होता। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए, यही ना कि प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। इस सब को देखते हुए आगे चलकर तरुण तरुणी के प्रेम का दृश्य ऐसा होगा। तरुण तरुणी मिलते हैं और ये वार्तालाप होता है। तरुण, क्या आप ब्राह्मण हैं? और ब्राह्मण हैं तो किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? तरुणी, क्यों, क्या बात है? तरुण, कुछ नहीं, जरा आपसे प्रेम करने का इरादा है। तरुणी, मैं तो खत्री हूं। तरुण, तो फिर मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। लोग कहते हैं कि आखिर स्थायी मूल्य और शाश्वत परंपरा भी तो कोई चीज है। सही है, पर मूर्खता के सिवाय कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं है। मूर्खता अमर है, वह बार बार मरकर फिर जीवित हो जाती है। इधर मैं लड़के लड़की से पूछता हूँ कि वेद तो यहाँ भी हैं और यहाँ भी वैदिक रीति है, फिर तुम लोगों ने यहीं क्यों नहीं शादी कर ली, भागकर दूसरी जगह क्यों गए? वे कहते हैं यहाँ माता पिता बाधा डालते। मैं समझ गया, क्रांति ये तरुण जरूर करेंगे, पर यथास्थिति की नज़र बचाकर। वे सज्जन जो मुझे खबर दे गए थे कह रहे थे कि आखिर हम बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभव का भी तो कोई महत्व है। मैंने कहा, अनुभव का महत्व है, पर अनुभव से ज्यादा इसका महत्व है कि किसी ने अनुभव से क्या सीखा। अगर किसी ने 50-60 साल के अनुभव से सिर्फ ये सीखा हो कि सबसे दबना चाहिए, तो अनुभव इस निष्कर्ष की कीमत में शक हो सकता है। किसी दूसरे ने इतने ही सालों के अनुभव से शायद ये सीखा हो कि किसी से नहीं डरना चाहिए। आप तो 50-60 साल की बात करते हैं। केंचुए ने अपने लाखों सालों के अनुभव से कुल ये सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की लिखी व्यंग्य रचनाएं। उम्मीद है ये कहानियाँ, ये रचनाएं आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।